पिछले दिनों में भारत में ऐसे कई घटनाएं घटी है जो सामान्य तौर पे हमारे देश में सोचा ही नहीं जा सकता और सुने तो भरोसा नहीं होता है, क्योंकि दूध का झला जो रहता है ना, वो छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है। हमने इतनी बुरा सुना है, इतना बुरा देखा है कि कभी कभी अच्छा पर भरोसा करने में थोड़ी देर लग जाती है। आपने अभी अभी देखा होगा कोयले का कारोबार, समझ गए? सबको पता है क्या क्या हुआ, सब मालूम है। अभी क्या हुआ वो मालूम नहीं होगा। देखिए, अच्छी बात पहुंचाने के लिए मुझे रूबरू जाना पड़ता है। 204 कोयले की खदान वो ऐसे ही दे दी थी, ऐसे ही। अच्छा आप आए हैं, ठीक है, मेरी पेन ले जाओ। अच्छा आप आए हैं, ठीक है, ये मेरा हैंडकरचिप ले जाओ। अच्छा ये कागज चाहिए, हाँ ले जाओ, कोई बात नहीं। आप शायद पेन भी किसी को देनी है तो 50 बार सोचोगे कि नहीं सोचोगे? ऐसे पेन दे दोगे क्या? 204 कोयले की खदानें ऐसे ही दे दी गई थी। जस्ट अरे भाई जरा दे देना, बस। कोई पूछने वाला नहीं था। तूफान खड़ा हो गया, कोर्ट के मामले बन गए, प्रधानमंत्री तक के नाम की चर्चा होने लग गई, पता नहीं क्या कुछ हुआ। मैं उस दिशा में जाना नहीं चाहता हूं और न ही मैं यहां किसी की आलोचना करना चाहता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया। लेकिन हमारा नसीब ऐसा कि हमारे आने के बाद चलाया। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इन 204 खदानों में से अब आप कोयला नहीं निकाल सकते। अब कोयला नहीं निकलेगा तो बिजली का कारखाना कैसे चलेगा? बिजली का कारखाना नहीं चलेगा तो बिजली कहां से आएगी? बिजली नहीं आएगी तो और कारखाने कैसे चलेंगे? बिजली नहीं आएगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? सारा अंधेरा छाने की नौबत आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने हमें मार्च महीने तक समय दिया कि ठीक है, भले तुम नए आए हो, हम कुछ सुनने को तैयार नहीं है। 31 मार्च के पहले जो करना है करो, वरना 1 अप्रैल से 1 ग्राम भी कोयला नहीं निकाल सकते हो। अब हम नए थे, लेकिन चुनौतियां जब आती हैं तो भीतर से एक नई ऊर्जा भी पैदा होती है। जब मैं सोच रहा था कि 1 अप्रैल के बाद मेरे देश का हाल क्या हो सकता है, गाड़ियां रुक जाएगी, बिजली नहीं होगी, कोयला नहीं होगा, कारखाने बंद हो जाएंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, अंधेरा छा जाएगा, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। क्या देश को 1 अप्रैल तक इंतजार करते हुए बर्बाद होने देना? मेहनत करना शुरू किया, सितंबर में रास्ते खोजने शुरू किए और 31 मार्च के पहले हमने प्राथमिक काम पूरा कर दिया। पहले तो मुफ्त में दे दी गई थी, ठीक है ले जाओ। अच्छा आपको चाहिए, रखो, दे दिया, ऐसे ही दे दिया था। हमने तय किया कि उसका ऑक्शन करेंगे और सीएजी का रिपोर्ट आया था। सीएजी ने कहा था कि कोयले में 1,76,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। तो ये जब आंकड़े आते थे ना अखबार में 1,76,000,000, तो लोग मानने को तैयार नहीं होते थे कि ऐसा भी कोई हो सकता है क्या? कोई मानता नहीं था। हम बोलते तो थे, लेकिन हमको भी भीतर से होता था नहीं यार, पता नहीं। लेकिन जब हमने ऑक्शन किया, 204 कोयले की खदान में से अभी 20 का ही ऑक्शन हुआ है, 20 का ही, और 20 के ऑक्शन में 2 लाख करोड़ रुपया मिले हैं। 204 के लिए 1,76,000 करोड़ का आरोप था, अभी तो 10% काम हुआ है और 2 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने में आए हैं। मेरे देशवासियों, कोई सरकार अपने पूरे कार्यकाल में
ये भी एक काम कर देना है तो भी देश 25 साल तक कहेगा, अरे भाई तुम ही देश चला लो। इतना बड़ा काम हुआ है। और इसलिए जिनको कहा था ना, हाँ हाँ ले जाओ ले जाओ, वो सब परेशान है, क्योंकि अब उनको जेब से पैसा देना पड़ रहा है, सरकार के खजाने में जा रहा है। और ये पैसा दिल्ली की सरकार की तिजोरी में डालने के लिए मैंने नहीं सोचा। हमने सोचा ये पैसा राज्यों की तिजोरी में जाएगा। और राज्यों से कहा कि गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाए, उद्योगों को लगाया जाए, शिक्षा में सुधार किया जाए, आरोग्य की सेवाओं में सुधार किया जाए, और राज्यों पर दबाव डाला हुआ है, इसको करिए। और राज्य भी कौन से हैं? गुजरात में कोयले की खदान नहीं है, वरना ये मैं देता तो कोई अखबार वाला लिखता मोदी कोयले के खदान के पैसे राज्यों को इसलिए देता है क्योंकि कोयला गुजरात में था। गुजरात में 1 ग्राम कोयला भी निकलता नहीं है। ये कोयले के पैसे जा रहे हैं बिहार को, उड़ीसा को, झारखंड को, पश्चिम बंगाल को, उड़ीसा को। उन राज्यों में जाएंगे जहां पर विकास की संभावनाएं हैं, लेकिन अभी काफी पीछे हैं, उनको मुझे आगे ले जाना है। देश का पूरा पूर्वी हिस्सा, आप हिंदुस्तान का नक्शा देखिए, पश्चिम की तौर पर कुछ न कुछ दिखता है। गोवा हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, कुछ न कुछ दिखता है। लेकिन जैसे पूरब की तरफ जाएं तो हमें दिखता है, अरे भाई ये इलाका कब आगे बढ़ेगा। जो पश्चिम में आगे बढ़ा है, सबसे पहले मेरा मन का सपना है पूरब के इस इलाके को पश्चिम की बराबरी में तो ला दूं। फिर आप देखिए पूरब पश्चिम से भी आगे निकल जाएगा। ये इतनी ताकत है पूरब में। सारी प्राकृतिक संपदा के भंडार वहां पड़े हुए हैं। एक बार विकास की दिशा में अगर चल पड़े तो फिर गाड़ी अटकने वाली नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि देश विकास की नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है। हमने एक प्रधानमंत्री जनधन योजना का कार्यक्रम लिया। 15 अगस्त को मैंने घोषित किया और हमने कहा था 26 जनवरी तक मुझे पूरा करना है कि हिंदुस्तान में गरीब से गरीब व्यक्ति का बैंक का खाता होना चाहिए। बैंकिंग व्यवस्था आज के युग में फाइनेंस की गतिविधि की मुख्य धारा है, करोड़रज्जू है। उससे कोई अछूता नहीं रहना चाहिए। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं 150 दिन के भीतर भीतर इस देश में यह काम पूरा हो गया। करीब 14 करोड़ लोगों के नए खाते खुल गए। 14 करोड़ लोगों के, यानी फ्रांस की जनसंख्या से भी ज्यादा। अब देखिए, कोई काम करना तय करे तो कैसे हो सकता है। उसके बाद हमने कहा हिंदुस्तान में घर के अंदर जो गैस सिलेंडर होते हैं वो सब्सिडी से मिलते हैं, उसमें भी पैसे सरकार सब्सिडी देती है। हमने कहा ये सब्सिडी हम सीधी बैंक अकाउंट में जमा करेंगे। आप समझ गए ना बैंक अकाउंट में सीधी क्यों दी? क्योंकि पहले कहीं और जाती थी। और दुनिया में सबसे बड़ी घटना है, 13 करोड़ लोगों के बैंक खाते में सीधी गैस सब्सिडी ट्रांसफर हो गई, उनके खाते में जमा हो गए। और उसके कारण बिचौलिए बाहर, लीकेजेज बंद, करप्शन का नामो निशान नहीं, और सामान्य मानवी को लाभ हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद ये जमाना कैसा है? कोई कुछ छोड़ने को तैयार होता है क्या? कोई छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता है। लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार देश को कहा था, जब भारत पाक लड़ाई हुई थी तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि एक समय खाना छोड़ दीजिए, सप्ताह में एक दिन खाना छोड़, एक टाइम, हर सोमवार। उन्होंने बताया सोमवार को एक समय ही खाना कीजिए, 2 समय मत खाइए। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब कहा था, हिंदुस्तान की उस पीढ़ी को याद होगा, पूरा हिंदुस्तान सप्ताह में एक दिन एक समय खाना नहीं खाता था। क्यों? क्योंकि देश लड़ाई लड़ रहा था, अन्न बचाना था।
और देश ने लाल बहादुर शास्त्री के शब्दों पर भरोसा करके खाना छोड़ दिया था। मेरे मन में विचार आया कि इस देश के लोगों में एक अद्भुत ताकत है। इस देश की जनता पे भरोसा करना चाहिए, हिंदुस्तान के नागरिकों पर विश्वास करना चाहिए। और हमने ऐसे ही बातों बातों में एक बात कह दी। हमने कहा भाई जो संपन्न लोग हैं उन्होंने ये गैस सिलेंडर की सब्सिडी लेनी चाहिए क्या? ये 200-400 रुपए में क्या रखा है? क्या छोड़ नहीं सकते क्या? ऐसे ही हल्के फुल्की मैंने बात बताई थी और मैंने देखा कि करीब करीब 2 लाख लोगों ने स्वेच्छा से गैस सिलेंडर की सब्सिडी लेने से मना कर दिया। तो मेरा हौसला और बुलंद हो गया। मैंने कहा भाई देखिए ये देश वैसा ही है जैसा लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में था। तो मैंने फिर सार्वजनिक रूप से लोगों को कहा कि अगर आप संपन्न हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप गैस सिलेंडर पर जो सब्सिडी मिलती है छोड़ दीजिए। और परसों तक मुझे पता चला करीब करीब 3.5 लाख लोगों ने छोड़ दी। अब उसके कारण पैसे बच गए, तो क्या करेंगे? हमने तय किया कि इन पैसों को सरकार के तिजोरी में नहीं डालेंगे, लेकिन उन गरीब परिवारों को, जिस गरीब परिवार में लकड़ी का चूल्हा जलता है, घर में धुआं होता है, बच्चे रोते रहते हैं धुएं में, मां बीमार हो जाती हैं, लकड़ी के चूल्हे से जहां रसोई पकती है, ऐसे परिवारों को ये सिलेंडर वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सब्सिडी वहां ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये जो दुनिया क्लाइमेट चेंज की चिंता करती है ना, क्लाइमेट चेंज के उपाय इसमें है, ग्लोबल वार्मिंग का जवाब इसमें है। जंगल कटना बंद तब होगा जब चूल्हे जलाना बंद होगा। धुआं निकलना तब होगा जबकि हम स्मॉग फ्री व्यवस्थाओं को विकसित करेंगे। समाज के संपन्न लोगों को मदद मांग करके उसको ट्रांसफर करने का लिए काम उठाया और देखते ही थे कि अभी तो 1 हफ्ता हुआ मैंने ये बात किए हुए, 3.5 लाख लोग आगे आए और उन्होंने सरेंडर कर दिया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, चाहे हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर, हर हिंदुस्तानी के दिल में एक जज्बा दिखाई दे रहा है कि देश में कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है और कर कुछ दिखाना है। इस सपने को लेकर के देश चल रहा है। मैं फिर एक बार देशवासियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारत एक पूरी शक्ति के साथ खड़ा हो चुका है। देश तेज गति से आगे बढ़ने के लिए संकल्प कर चुका है। देश ने अब पिछले दिनों में जितने निर्णय किए हैं उन निर्णयों को सफलतापूर्वक सिद्ध कर दिया है। इन बातों के भरोसे मैं कहता हूं, आपके अपनी आंखों के सामने आपने जैसा चाहा है वैसा हिंदुस्तान बन के रहेगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Mahatma Gandhi's message to UNESCO calling for urgent action to address the needs of education to secure lasting peace. And the leadership of Dr. Radhakrishnan later became our president in the yearly of this institution. We are grateful for UNESCO's support for education and science in India and for preservation of our cultural heritage.